गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हमारा जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इन दो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इंडस्ट्रीज का ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड, सेकंड है मिनरल बेस्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एग्रो बेस एंड मिनरल बेस। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा इंडस्ट्रीज का अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल के आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज या की इंडस्ट्रीज, आधारभूत उद्योग, और सेकंड जो है आपके कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज इसलिए है कि इस इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में उपभोग के लिए जाते हैं, कंजप्शन के लिए जाते हैं, इसलिए इस इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल के आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रीज में कितनी कैपिटल लगाई गई है, कितनी पूंजी निवेश की गई है, उसके आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है कम होता है, थोड़ी मात्रा में होता है, उसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटे उद्योग होते हैं जिसमें कैपिटल कम लगाई जाती है उसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसी में जो दूसरा पार्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी जिसमें कैपिटल ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसको हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अंतिम जो हमारा क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी स्वामित्व के आधार पर, यानी ओनरशिप, यानी उसका मास्टर कौन है, उसका मालिक कौन है, उसके आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज को चार पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपके पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी इसका जो ओनरशिप होता है गवर्नमेंट के पास में होता है, इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें जो ओनरशिप होती है वो इंडिविजुअल्स की हो सकती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की हो सकती है, इसलिए इसको कहा गया है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसी में जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इसका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो मिलकर ये इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसी का जो लास्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी सहकारी क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती है उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं।
तो इसके बारे में हम और भी डिटेल से हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहले हमारा जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस की जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स होती है। उद्योगों की स्थापना नेचर में कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, etc. तो इनकी स्थापना अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की अवेबिलिटी कैसी है उसके ऊपर निर्भर करती है। लेबर, श्रमिक, कैपिटल, पूंजी, पावर, शक्ति के क्या साधन है, एंड मार्केट, बाजार आदि की उपलब्धता कैसी है, उससे इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। तो जो इंडस्ट्रीज है वो इन्फ्लुएंस होती है अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। तो इसकी जो स्थापना की जाती है इंडस्ट्रीज की, तो उसमें ये देखा जाता है कि कच्चे माल की उपलब्धता है या नहीं है, कच्चा माल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी, पावर की क्या स्थिति है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उद्योगों को प्राप्त होगी नहीं होगी, मार्केट कैसा है। ये सारी बातें जो है इसके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर निर्भर करती है। इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। तो ये सभी फैक्टर जो है जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर अवेलेबल हो। उद्योग की स्थापना के लिए इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव होता है। सभी कारक एक जगह नहीं मिलते हैं। मार्केट होता है तो पावर की समस्या होती है, पावर मार्केट होता है तो कैपिटल की समस्या आ जाती है, लेबर की समस्या आ जाती है। तो ये सभी फैक्टर्स जो है एक जगह मिलना लगभग क्या है, नामुमकिन है। इट इज रेयरली पॉसिबल, ये रेयरली पॉसिबल है कि ये सभी फैक्टर एक जगह मिले। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. तो इसके परिणाम स्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए ऐसे स्थान उपयुक्त होते हैं जहां ये कारक उपलब्ध हो या फिर जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जा सकता हो। तो ऐसे ऐसे स्थान जो है इसके लिए उपयुक्त होते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बेनाइजेशन फॉलोज, यानी औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ अर्बेनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी चालू हो जाती है, नगरीकरण भी चालू हो जाता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है उसी के साथ साथ नगरीकरण भी जो है वो चालू हो जाता है, नगर भी बस जाते हैं। समटाइम्स, और कभी कभी, इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, कभी कभी उद्योग शहरों में या फिर उसके निकट पाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलते हैं। कौन से प्रोसेस? एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, एंड अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। तो ये दोनों जो है प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ही अर्बनाइजेशन की प्रोसेस भी क्या होती है, हैंड इन हैंड, साथ साथ चलती है। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स, तो सिटीज जो है मार्केट्स प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज। और इसके साथ साथ जो सिटीज होती है, जो नगर होते हैं,
वो विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं, सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा। तो इसके साथ साथ नगर जो है उद्योगों को बाजार, सर्विसेज, सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन की सुविधाएं, इंश्योरेंस है, लेबर है, कंसल्टेंस है, कंसल्टेंट का मतलब है यहाँ पर सलाह है, एंड फाइनेंशियल एडवाइस, और जो फाइनेंशियल एडवाइस है वो भी सिटीज प्रोवाइड करवाती है टू द इंडस्ट्रीज को। मैनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economics। तो कभी कभी क्या होता है कि नगर केंद्र के द्वारा सुविधाओं से लाभान्वित होने के कारण जो है बहुत सारे उद्योग नगर के आसपास जो है सेंट्रलाइज हो जाते हैं, नगर के आसपास बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। उनको हम समूहन बचत कहते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज उसको कहा जाता है। यानी सिटीज के चारों तरफ, सिटीज के आसपास, शहरों के आसपास बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारी सुविधाएं मिलने के कारण वहाँ सेंट्रलाइज हो जाते हैं, उनका केंद्रीकरण हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ग्रेजुअली और धीरे धीरे a large industrial agglomeration takes place, और धीरे धीरे जो है ये एग्लोमेरेशन जो है, इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन जो है वहाँ स्थापित हो जाता है इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले। मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of overseas trade such as मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। तो स्वतंत्रता से पहले अधिकतर जो इंडस्ट्रीज थे उनकी स्थापना जो दूरस्थ देश है, जो बाहर के देश है, वहां से व्यापार के ऊपर आधारित थी। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो व्यापार के ऊपर आधारित था, और जैसे कोलकाता, चेन्नई आदि यहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी। कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप देयर इमर्ज्ड सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ नए नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में इमर्ज हुए जो ग्रामीण कृषि पृष्ठभूमि से घिरे हुए थे, जो एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड से सराउंडेड थे। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, उद्योग और बाजार में क्या लिंक है वो इसको बता रखा है। इनपुट्स क्या है, इनपुट्स का मतलब जो इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल लगाए जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स है एंड और कंपोनेंट्स, पार्ट्स है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। तो फिर इसके बाद में इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से आउटपुट्स निकलते हैं, आउटपुट्स का मतलब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट निकलते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा मार्केट में पहुंचाए जाते हैं, मार्केट में जो सेलिंग होती है उसके द्वारा जो मनी आती है वो उसको वापस इनपुट्स के रूप में लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार चेन चलती रहती है, इंडस्ट्रीज और मार्केट के बीच में एक लिंक होता है जो वो अनवरत रूप से चलता रहता है। द की टू डिसीजंस ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। किसी उद्योग की स्थापना का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है।
यानी उसमें जो जो कॉस्ट आती है फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करने में जो कॉस्ट आती है वो जो है निर्धारित करती है कि उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो दूसरे अदर फैक्टर है जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है एंड स्पेशलाइज्ड लेबर है वो भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। किसको? द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज को कहाँ एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर। ये दोनों जो फैक्टर्स है ये इन्फ्लुएंस करते हैं द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आइडल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, उद्योगों की जो आदर्श स्थिति है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, यानी रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो कैसी है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, उत्पादन के वितरण की लागत क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट क्या है, उस स्थान पर उत्पादन की लागत क्या है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, यानी उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय कैसे लिया जाएगा। ये इस प्रकार के कारक है जो आइडियल लोकेशन प्रदान करते हैं इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेज, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स एंड सो ऑन। तो ये हमारी डेली लाइफ में काम आने वाले जो प्रोडक्ट है उनकी हम सूची बना सकते हैं, लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं वेरियस मैन्युफैक्चरर्ड प्रोडक्ट की। जो वेरियस मैन्युफैक्चरर्ड प्रोडक्ट है उनकी हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इस लिस्ट में हम इन प्रोडक्ट को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। If we classify the various industries based on a particular criteria, then we would be able to understand the manufacturing better. यदि हम विशेष क्राइटेरिया की दृष्टि से हम इनको क्लासिफाई करें तो हम जो है विनिर्माण को आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कब कर सकते हैं? जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। इफ वी क्लासिफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज, अगर हम वेरियस इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन के आधार पर हम पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम बेटर रूप से हम मैन्युफैक्चरिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, तो इंडस्ट्रीज को हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, सबसे पहले कच्चे माल के सोर्स के आधार पर जो यूज किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, प्रयुक्त कच्चे माल के सोर्स के आधार पर। तो उसमें फर्स्ट है एग्रो बेस्ड, कृषि आधारित, यानी कृषि के द्वारा जो प्रोडक्ट होते हैं, कच्चा माल होता है, उनको अगर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है तो उसको हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन से हैं? कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल्स काम आ रहा है वो हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका नाम है एग्रो बेस्ड, यानी कृषि के ऊपर आधारित उद्योग। कृषि के ऊपर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं वो आपको इसके एग्जांपल दे रखे हैं, आपको लर्न करने हैं। कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है।
दूसरा जो रॉ मटेरियल्स के आधार पर जो इंडस्ट्रीज है वो है मिनरल बेस, खनिज आधारित। यानी ये जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है वो मिनरल्स के ऊपर आधारित होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, मशीन टूल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज। तो ये जो है इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये तो हो गया बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। सेकंड जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज का, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका मेन रोल क्या है, यानी प्रमुख भूमिका क्या है। प्रमुख भूमिका के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है बेसिक इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज, यानी आधारभूत उद्योग। बेसिक इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज आर दोज व्हिच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे कि आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। यानी आधारभूत उद्योग जिनके प्रोडक्ट या प्रोडक्शन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, उनको हम कहेंगे बेसिक इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज हम किसे कहेंगे? जिनके ऊपर दूसरे इंडस्ट्रीज क्या है? आधारित है। दूसरे उद्योग जो है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इन उद्योगों के जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी सप्लाई के ऊपर जो दूसरे उद्योग है वो उनके ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इनको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज। सेकंड है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन से हैं? दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, यानी ऐसे इंडस्ट्रीज जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है, उसका यूज डायरेक्टली कंज्यूमर्स करते हैं, यानी कंज्यूमर के पास में ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं सीधे। जैसे शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर से जो शुगर इंडस्ट्रीज से जो शुगर जो निकलती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास में जाती है। टूथपेस्ट है जिनका डायरेक्ट यूज किया जाता है, पेपर, सीविंग मशीन्स, फैंस एक्सेट्रा। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनका यूज जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं, डायरेक्ट इनका उपभोग करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी हम जो है उद्योगों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उसमें कैपिटल कितनी लगाई गई है, कितनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर थोड़ी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर ज्यादा पूंजी का इस्तेमाल किया गया है, 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा पूंजी लगाई गई है, तो वो कहलाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितनी मात्रा में किया जा रहा है, उसके आधार पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit। तो एक लघु उद्योग को एसेट्स की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में हम परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो निवेश सीमा है वो समय के साथ में चेंज होती रहती है। कितनी पूंजी लगाई गई है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, वो समय के साथ में ये लिमिट जो है चेंज होती रहती है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। तो ये जो अभी इसकी जो सीमा है वो 1 करोड़ रुपए है। अगर 1 करोड़ रुपए तक पूंजी का निवेश किया जा रहा है तो वो उद्योग जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा, और ज्यादा हो रहा है तो
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। ये तो हो गया बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट है आप जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओनरशिप का मतलब स्वामित्व, मालिक, यानी इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है। उस ओनरशिप के आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इनको जो ऑपरेट किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और जो ओन्ड होता है वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, यानी जिनका स्वामित्व और जो संचालन करता होता है वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, इसके एग्जांपल है BHEL बेल, SAIL सेल। ये दोनों जो कंपनी हैं ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। एग्जांपल आपको याद करना है, बेल एंड सेल, BHEL एंड SAIL एक्सटेट्रा, दोनों एग्जांपल आपको ये लर्न करना है। पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज के एग्जांपल बताइए। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के जो एग्जांपल है वो है BHEL एंड SAIL। दूसरा जो बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का जो ओन्ड होता है एंड ऑपरेटेड होता है वो इंडिविजुअल्स होता है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है। इसका जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व किसके पास होता है? इंडिविजुअल्स के पास में, व्यक्तिगत होता है, यानी कोई भी व्यक्तिगत जो व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है वो इसका ओनरशिप रखता है, स्वामित्व रखता है। और ऑपरेटेड, उनके द्वारा ऑपरेटेड किए जाते हैं ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। किनके द्वारा चलाए जाते हैं? इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल कौन से हैं? टिस्को, TISCO, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं। तो एग्जाम में आते रहते हैं आपके, पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल बताइए, प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल बताइए, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल बताइए, या कोऑपरेटिव सेक्टर्स के एग्जांपल बताइए। तो आपको ये अंडरलाइन करना है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है इसका ओनरशिप के आधार पर वो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर, संयुक्त उद्योग, ये कौन से हैं भाई? तो ये देखते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन, जॉइंटली चलाए जाते हैं, रन किए जाते हैं, जो संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा, एंड इंडिविजुअल्स, और व्यक्तिगत, दोनों के द्वारा, व्यक्तिगत और स्टेट के द्वारा मिलकर जॉइंट रूप से रन किए जाते हैं, और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या इसमें कोई ग्रुप हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वो इसको चलाता है, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जांपल कौन से हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा मिलकर ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इंडस्ट्रीज चलाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल आप बताइए। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो चौथा इसका जो प्रकार है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये कौन से हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। इनका जो ओन्ड होता है और जिनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं वो है आपके प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिनके द्वारा रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन किया जाता है
और रॉ मटेरियल को सप्लाई किया जाता है। यानी जो आदमी इस इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं या उत्पादन करते हैं, वो व्यक्ति जो है इनके मालिक होते हैं, फंड इनके पास होता है और इनके द्वारा ये ऑपरेटेड किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड। दो वर्ड है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड। एक तो स्वामित्व और एक संचालनकर्ता, कौन चलाते हैं, ऑपरेट कौन करते हैं, और इनका ओन किसके पास में है। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स, या फिर दोनों। या तो जो रॉ मटेरियल्स सप्लाई करते हैं वो हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, इसमें भी जो श्रमिक काम करते हैं वो भी हो सकते हैं इसके मालिक, या फिर दोनों ही मिलके भी चला सकते हैं। वर्कर्स एंड सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, तीनों चला सकते हैं। सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, ये तीनों मिलकर भी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज को ऑपरेट कर सकते हैं। They pool in the resources and share the profits or losses proportionately। और इसके अलावा इनका जो कोष होता है, इनकी जो धन संपत्ति होती है वो संयुक्त रूप से होती है, और जो भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, शेयर होता है, वो प्रोपोर्शनेटली होता है, आनुपातिक रूप से होता है। जितना भी अनुपात होता है उस अनुपात के रूप में लॉस होता है तो लॉस भी उनको विभाजित कर दिया जाता है, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी इनमें विभाजित कर दिया जाता है। सच एग्जांपल्स आर द शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। अब इसके एग्जांपल कौन से हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के जो एग्जांपल है, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो इसके एग्जांपल है। द कोयर इंडस्ट्री इन केरला, केरला में जो कोयर इंडस्ट्री है वो भी इसका एग्जांपल है। Based on the bulk and weight of raw materials and finished goods। अब कच्चे माल के आधार पर, तैयार माल की मात्रा के आधार पर भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। Based on the bulk and weight of raw materials and finished goods, finished goods के आधार पर भी हम इसको इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हेवी इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, भारी उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, ये हेवी इंडस्ट्रीज में आएंगे। लाइट इंडस्ट्रीज, हल्के उद्योग, दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स, जो लाइट रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, और जो लाइट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, जैसे कि विद्युतीय उद्योग। ये इस प्रकार के उद्योग है लाइट एंड हेवी इंडस्ट्रीज। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, हमने पहले शुरू में पढ़ा था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जहां पर जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, इसलिए इनको कहा गया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा गया है। तो इसमें आपके कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये बेस होते हैं ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। कृषि के द्वारा जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसके ऊपर ये बेस होते हैं, डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।